Good morning all of you. Myself Suhani from Mittal Girls College from BSc B.Ed third year. Today I am going to present a topic pulse beetle. So its scientific name is Glossopranchus Chinese, common name is Chinese burchet, class Insecta, order Coleoptera, family Chrysomydi, genus Glossopranchus or species Chinese. Distribution Glossopranchus Chinese is a major pest of pulses in Asia and other region, distributed throughout tropical and subtropical region. मतलब ये जो पल्स बीटल है ये मेजर इंसेक्ट है एशिया में, बट ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स: adult are 3-4 mm in length, oval in shape, chocolate or reddish brown in color and have long erect antenna. The adult beetle is thicker and anterior end and thinner at the posterior end. There are 2 spots of ivory color in the middle of dorsal part of his body. Sexual dimorphism is found in adult, always found inside the green. ये क्या कहना चाहता है? पल्स बीटल जो आप देख रहे हो इस फोटो में वो कैसा है? वो ओवल शेप का है और इसके अंदर सेगमेंट बने हुए हैं 2. ये मोस्ट ऑफ चॉकलेट ब्राउन कलर का और रेडिश ब्राउन कलर का हो सकता है. इसकी लेंथ 3-4 mm हो सकती है और जो अडल्ट है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो तो थोड़ा शायद थिकर है और जो एंटीरियर है वो थोड़ा थिनर है और ये मोस्ट ऑफ ग्रेन के अंदर पाया जाता है. अब इसके होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो होस्ट प्लांट में चिकन पीस, लेंटिल्स, ग्रीन ग्राम, बोर्ड बीन, सोयाबीन्स, बीन्स, काउपी मतलब छोले और दालें बहुत सारी जो मतलब स्टोर करने वाली चीज़ें हैं उन सब में ये पाया जाता है. अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के. तो लाइफ साइकिल के ये 5 स्टेजेस इन्होंने बताया हुआ है. तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं. इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 to 5 वीक चलती है और इसका अडल्ट जो है वो उसका लाइफ साइकिल 4 या 5 डेज का कंप्लीट होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अडल्ट होता है वो अपने एग रिलीज करता है ग्रेन के अंदर ही. उसके बाद 3-4 डेज के बाद जब एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है तो ये लार्वा 4-5 डेज इसको लार्वा में कन्वर्ट होने के लिए लग जाते हैं. उसके बाद ये कन्वर्ट होता है प्यूपा में या जिसे हम ग्रब भी कहते हैं. ये ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक आने में इसको पूरा 4 डेज या 1 वीक का टाइम लग जाता है. सबसे ज़्यादा टाइम प्यूपा से अडल्ट बनने के लिए लगता है जो टोटल 41 से 21 डेज का होता है. अब हम बात करते हैं इसके डैमेज की. तो इट इज़ अ मेजर पेस्ट ऑफ पल्सेस सिंस द लार्वा ईट्स द एंडोस्पर्म. इट इज़ देयरफॉर द मोस्ट हार्मफुल स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. द यंग grubs burrow in the pod or grain and continue to develop inside the grain. The holes are visible on the pulses are the exit holes from which the adult have emerged. Such grains are unsuitable for sowing. तो इसका मेन डैमेज क्या है? ये पल्सेस को डैमेज करता है. ये पल्सेस को डैमेज इससे करता है जो इसका लार्वा होता है वो एंडोस्पर्म को खा जाता है और जो अडल्ट होता है वो इसी के अंदर एग ले करके बाहर निकल जाता है. तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो ग्राम होते हैं या जो भी हमारी पल्सेस होती हैं उनमें धीरे धीरे होल्स आने शुरू हो जाते हैं और जब वो उनमें होल्स पड़ जाते हैं तो वो जो ग्रेन होता है या जो वो स्टोर्ड सीड्स होते हैं वो सोइंग के लिए भी अनसूटेबल हो जाता है. तो अब हम ये देखते हैं कि इनकी कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं. मेथड ऑफ कंट्रोल एंड सैनिटेशन. तो सबसे पहले इंटरक्रॉपिंग ऑफ मेज विद काउपी, अवॉइडिंग लेट हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप सिग्निफिशियली रिड्यूसेस द इन्फेक्शन ऑफ चाइनीज. ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मेज के साथ साथ काउपी की भी हार्वेस्ट कर दें दोनों को एक साथ तो हम इससे बचा जा सकता है. और अब लेट हार्वेस्टिंग ना करें मतलब ऑन टाइम हार्वेस्ट करें तो इस चीज़ से बचा जा सकता है. रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड रेजिडुअल्स फ्रॉम द प्रीवियस सीजन क्रॉप एंड जनरल सैनिटेशन और ऑल्सो इसेंशियल. मतलब पिछली बार ऐसा है कि जब हमने क्रॉप हार्वेस्ट की तो उसके साथ कुछ इन्फेक्शन रह गया तो सबसे पहले हम अपनी क्रॉप को या फील्ड को अच्छे से डिसइंफेक्ट करें. उसके बाद हम अगली जो हमारी क्रॉप है उसके ऊपर ध्यान दें कि हमने सब सॉइल का चेकअप कराया है
आगे क्या हमें मेजर्स करने चाहिए, कौन से मेडिसिन हमें यूज़ करने चाहिए, उसकी एक थिंकिंग हमें पहले ही ले लेनी चाहिए। आयोनाइजिंग गामा रेडिएशन कैन बी यूज फॉर ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो हम आजकल यूज़ करने लगे हैं। गामा रेडिएशन से हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को पता कर सकते हैं कि कितनी फर्टिलिटी है हमारी सॉइल की। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल कंट्रोल की। इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल द पेस्ट इन द फील्ड और इन स्टोरेज। हाउएवर फ्यूमिगेशन विद CO2 एंड फॉस्फेट और मेथिल ब्रोमाइड कंट्रोल्स द पेस्ट। ये बताना चाहते हैं कि हम इस पेस्ट को डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना। पेस्ट या तो अगर ये पेस्ट पूरे फील्ड में लग चुका है तब, या एक लार्ज अमाउंट में हमने जो स्टोरेज करके रखा है उसके अंदर तब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे अच्छा हम एक प्रिकॉशन कर सकते हैं कि हम CO2 के साथ फॉस्फीन गैस के साथ इसको फ्यूमिगेट कर सकते हैं, मतलब धुआं कर सकते हैं। या ऐसा है कि जहाँ हमने इसे स्टोर कर रखा है वो जगह पे हम CO2 ज़्यादा रखें, O2 का वेंटिलेशन कम होने दें। इस वजह से approved green insecticides such as organophosphates protect अगेंस्ट द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन से बचने के लिए हमें ऑर्गेनोफॉस्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। वेजिटेबल ऑयल और अ मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल कैन बी प्रोवाइड प्रोटेक्शन व्हेन ग्रेन पल्सेस आर स्टोर्ड इन अ फील्ड लेवल। हम क्या कर सकते हैं, हम वेजिटेबल ऑयल या मिक्स जो ऑयल है उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं जब हम पूरे फील्ड की ग्रेन को एक साथ स्टोर कर रहे हैं। The mode of these biological action can be insectal और इससे क्या है कि हमारा जो मोड ऑफ बायोलॉजिकल स्टोरेज का है उसमें इंसेक्टिसाइड्स का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।